students, welcome to our YouTube channel. We are going to present you with 5 economy questions which are going to be useful for your HPS prelims, for your HPS NT exam and for your allied exam and all other exams. So let us get started with the economy questions. पहला क्वेश्चन है, consider the following statements. Again statement based questions. I have told you in many of my previous videos also how to handle these questions. हम एक एक स्टेटमेंट को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसमें से जो ऑप्शंस में वो प्रेजेंट है अगर वो करेक्ट है तो उनको रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे, और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो जिन ऑप्शंस में वो प्रेजेंट है उनको एलिमिनेट कर देंगे. तो पहली स्टेटमेंट है, अच्छा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन है ये. द यूरोपियन यूनियन वाज अर्लियर नोन एज यूरोपियन कम्युनिटी. बिल्कुल ठीक है, यूरोपियन यूनियन पहले यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से ही जानी जाती थी, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. तो हम क्या करते हैं, उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें ए ऑप्शन नहीं है. तो ये देखिए जी, ए इसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, तो अगर अब आपको तुक्का भी लगाना होगा तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. चलिए, द सिंगल यूरोपियन एक्ट एंड द Maastricht Treaty was milestones in its formation. Absolutely, Maastricht Treaty and the Single European Act defined कि हम यूरोपियन यूनियन को किस प्रकार से इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे. तो ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. तो आंसर तो हमारा आ भी गया, बट चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. सिटीजन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंजॉय अ ड्यूअल सिटीजनशिप. बिल्कुल ठीक है जी, वो ईयू के सिटीजन्स भी होते हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स भी होते हैं, और वो अपने देश के सिटीजन भी होते हैं. इसी प्रकार से वो दोनों मुद्राएं भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लैंड में हैं, माफ़ कीजिए, इंग्लैंड अब यूरोपियन यूनियन में रहा है कि नहीं रहा है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इंग्लैंड अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है या नहीं है. तो आप अगर जर्मनी में हैं तो आप अपनी जर्मनी की करेंसी भी और यूरो को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये वो इन्जॉय करते हैं चीज़. स्विट्ज़रलैंड इज़ अ मेंबर ऑफ ईयू. जी नहीं, स्विट्ज़रलैंड ईयू का मेंबर नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है. स्विट्ज़रलैंड ईयू का मेंबर नहीं है, स्विट्ज़रलैंड ईयू का मेंबर कभी नहीं बना है. तो ये भी एक केस स्टडी है कि स्विट्ज़रलैंड ईयू का मेंबर क्यों नहीं बना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स टू मीट इट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स. यह एक मेजर समस्या है दालों के मामले में और ऑयल सीड्स के मामले में. खैर ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें ऑयल सीड्स ही पूछा गया है, लेकिन दालों के मामले में और ऑयल सीड्स के मामले में काफ़ी हद तक हम इम्पोर्ट्स पे ही निर्भर करते हैं, दूसरे देशों पे ही निर्भर करते हैं. तो आइए देखिए क्यों निर्भर करते हैं. इनमें से ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर ढूंढते हैं. फार्मर प्रिफर्स टू ग्रो फूड ग्रेन्स विद हाईली रिम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइसेस. 101% सही बात है ये. हमारे फार्मर को एमएसपी का चस्का लग गया है और हमारे फार्मर को सरकार एमएसपी प्रोवाइड भी करती है, तो राइस व्हीट बहुत आसानी से ग्रो करने वाले क्रॉप्स हैं जो वो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से करता आ रहा है. तो वो फूड क्रॉप्स को बहुत अच्छे से ईजीली उसको ग्रो करना भी आता है, उसको कोई ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ता, और ईजिली में मंडी में उसका वो सामान बिक भी जाता है. तो ए ऑप्शन ठीक है, जिसमें ए ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट करते हैं. चलिए जी, हमने सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया. अब दूसरा है, मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. जी हाँ, ये भी सही आंसर है. रेन फेड रीजन्स में, जहाँ पे आप देखिए जो मोस्टली ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारी, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो अपना छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, ये ज़्यादातर निर्भर किस पे करती हैं, रेनफॉल पे. इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेन फेड रीजन्स. रेन फेड रीजन्स. इसके बनस्पत, इसके कंपैरिजन में अगर आप हमारी फूड क्रॉप्स वाली स्टेट्स देखिए, चाहे आप पंजाब देख लीजिए या हरियाणा देख लीजिए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी देख लीजिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्सट्रीमली गुड सुविधा उपलब्ध है. तो ये 100% वैलिड रीज़न है कि फार्मर प्रेफर करता है फूड क्रॉप्स को उगाना, और जब वो प्रेफर करेगा फूड क्रॉप्स को उगाना तो वो ऑयल सीड्स वाले क्रॉप्स नहीं उगाएगा. तो बी भी हमको चाहिए, बी भी हमको मिल गया है. एक ऑप्शन और हमने एलिमिनेट कर ली है. चलिए, ऑयल्स फ्रॉम द सीड टू ट्री ओरिजिन एंड राइस ब्रैन हैव रिमेन्ड अनएक्सप्लॉयटेड. बिल्कुल ठीक है जी. जैसे कि राइस ब्रैन ऑयल होता है या ट्री ओरिजिन वाले जैसे कि पाम ऑयल होता है, वो हमने अभी एक्सप्लॉयट नहीं किया है. तो जब हमने वो एक्सप्लॉयट ही नहीं किया है तो हम किससे स्टिक करेंगे, हम करेंगे फूड क्रॉप से ही स्टिक, और इसलिए फिर ऑयल्स की हम खेती करेंगे ही नहीं, ऑयल सीड्स की. तो एज अ रिजल्ट हमारा आंसर है ए बी सी. ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी है. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टेढ़ा क्वेश्चन था, पढ़ के करने वाला क्वेश्चन था. आंसर डी है. चलिए आगे चलते हैं. इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन दी अर्बन इनकम्स. भारत में गांव के लोगों की इनकम अर्बन इनकम के कम होती है. बिल्कुल ठीक कह रहा है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर दिस. इसका क्या कारण है
कि रूरल इनकम अर्बन इनकम से कम होती है। चलिए देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। ठीक है, ये है आंसर, ये ठीक है, वैलिड है स्टेटमेंट। थोड़ा मैंने इसको ऐसे सोचा कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें प्राइमरी जो लाइवलीहुड का सोर्स है वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी हम अभी काफ़ी प्रिमिटिव वेज से करते हैं। उसमें हमारी को साइंस का जो उपयोग है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर का उपयोग है, जितना हमें करना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इम्प्रूव बहुत किए हैं हम, लेकिन जितना हमें इम्प्रूव करना चाहिए उतना हम इम्प्रूव अभी नहीं किए हैं, उतना हम साइंस की ओर नहीं बढ़े हैं। तो ये डेफिनेटली आंसर है। तो आइए, जिस ऑप्शन में हमको ए नहीं मिलता उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए, हमने बी और सी को हटा दिया। दूसरी ऑप्शन है प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन दोज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, आप एग्रीकल्चर में कनक उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उसको एज इट इज़ बेच देते हैं, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। तभी हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ फॉरवर्ड लिंकेज की जानी चाहिए फूड प्रोसेसिंग में, ताकि उसमें वैल्यू ऐड करें और फार्मर को और भी अच्छा दाम मिले। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। फार्मर एज इट इज़ अपना प्राइमरी प्रोडक्ट बेच देता है तो उतना उसको पैसा नहीं मिलता है, जबकि जो कारखाना वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके देते हैं और उस वैल्यू एडेड का वो अच्छा दाम वसूलते हैं। ठीक है जी, तो ए और बी जहाँ नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये लीजिए, अब बस बात खड़ी है कि सी आंसर है कि नहीं है, उसी पे हमारे को आंसर मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन लो when compared to investment in industry. Investment in agriculture has been low when compared to investment in industry. जी हाँ, सही कह रहे हैं। एग्रीकल्चर एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोफेशन ना बना के एक सब्सिडी बेस्ड प्रोफेशन हमने ज़्यादा बना दिया है। सरकार एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम करती है और सब्सिडी ज़्यादा देती है। तो ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी सही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। जी, ए आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एकदम से हम एग्रीकल्चर से जंप करके आ गए हैं फाइनेंशियल इकोनॉमी पे। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, डायरेक्टर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। डिबेंचर होल्डर कौन होता है? जिन्होंने कोई सिक्योरिटी ली हो और डेट पे पैसा कंपनी को दिया है। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और आप स्टूडेंट्स हमारे डिबेंचर होल्डर हैं, तो आपने मुझे पैसा दिया है, मैंने उसके बदले में आपको कागज़ दिया है, एक सिक्योरिटी दी है। ठीक है, तो जब भी आप उस कागज़ की मैच्योरिटी पे वो लेकर मेरे पास वापस आएंगे तो मुझे आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, और किसके समेत वापस करना पड़ेगा? सूद समेत, ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। तो आप क्या हैं? आप हैं मेरे लेनदार, मैं हूँ आपका देनदार। आप हैं डिबेंचर होल्डर, आपने मुझसे पैसा लेना है। तो लेनदार को हम क्या बोलते हैं? हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिवली सिंपल था, बट कई बार स्टूडेंट्स अटक जाते होते हैं क्रेडिटर डेटर में, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा होता, जो बीकॉम नहीं किए होते, वो अटक जाते हैं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। थोड़ा अपने दिमाग में देख लेंगे, डीवैल्यूएशन क्या होता है? जब सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद गिराती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन करेंसी, अच्छा ये पूछ रहा है डीवैल्यूएशन करती क्या है? ठीक है, चलिए हमने डेफिनेशन अपने माइंड में रिपीट कर ली। तो डीवैल्यूएशन होती क्या है? डीवैल्यूएशन जब सरकार अपनी करेंसी को खुद गिराती है तो उसको डीवैल्यूएशन बोलती है। किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट जब सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है तो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। और अगर वो खुद कम हो जाती है, नेचुरली कम हो जाती है, तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए, devaluation of a currency means reduction in the value of a currency vis-a-vis a major international traded currency। बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो बहुत जल्दी आंसर मिल गया हमें। तो devaluation क्या होता है? जब हम अपनी करेंसी की कीमत को से किसी अच्छे मेजर करेंसी के अगेंस्ट से डॉलर के अगेंस्ट रिड्यूस कर देते हैं। जैसे अगर 70 रुपये 75 रुपये का डॉलर है तो हमने उसको 95 का कर दिया, तो ये डीवैल्यूएशन कहलाती है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितने से कितने किया था। ठीक है, तो ये आंसर है। वैसे चलिए ये आंसर हमें मिल गया है, बट अगली स्टेटमेंट्स को रूल आउट कर देते हैं। परमिटिंग द करेंसी टू सीक इट्स वर्थ इन इंटरनेशनल मार्केट। वो फिर अगर कम होती है तो डेप्रिसिएशन होगी, ज़्यादा होती है तो एप्रिसिएशन होगी, डिवैल्यूएशन तो नहीं होगी। तो ये आंसर नहीं है। फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन कंजंक्शन विद मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ बास्केट्स ऑफ
प्री डिटरमाइंड करेंसी। ये फिक्स्ड रेट रेजीम में होता था, आजकल हम मिक्स्ड रेट रेजीम फॉलो करते हैं जिसमें हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों रेट रेजीम फॉलो करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। ये बिल्कुल एब्सर्ड आंसर है कि मल्टीलेटरल कंसल्ट IMF से कंसल्ट करके, ये बिल्कुल नहीं है। IMF से आप कंसल्ट करके अपनी करेंसी के रेट फिक्स नहीं करते। तो खैर आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था। एक बार चेक कर लेते हैं, ए ही है। जी हाँ, आंसर ए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।